नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे सीडीपी एंड साइकोलॉजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कूडर परीक्षण किसका मापन करता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कूडर परीक्षण किसका मापन करता है? जो कूडर परीक्षण है वो किसका मापन करता है? तो देखिए कूडर परीक्षण रुचि, अभियोग्यता, अभिवर्ती या संवेग। तो मित्रों कूडर जो परीक्षण है वो रुचि का मापन करता है, यानी कि कूडर परीक्षण के माध्यम से बालक की रुचि का मापन किया जाता है। कूडर परीक्षण के बारे में बता दूं, ये किसने दिया था? ये दिया था मित्रों जी.एफ. कूडर ने। जी.एफ. कूडर ने कूडर परीक्षण दिया था। और कब दिया था मित्रों? 1954 में, यानी कि 1954 में जी.एफ. कूडर ने कूडर परीक्षण दिया और कूडर परीक्षण में रुचि को मापा जाता है। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान मापना आसान लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है, ये परिभाषा किसने दी? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है और हर बार डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाती है। तो देखिए यहाँ बुद्धि टॉपिक से है ना, मैं हर रोज एक डेफिनेशन साइको के वीडियो में लाता हूँ ना, कभी बुद्धि की, कभी विकास की, कभी अधिगम की। तो यहाँ बुद्धि की देखेंगे, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान मापना तो आसान है लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है, ये परिभाषा किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डनर, जेनसन, स्पीयरमैन या स्मिथ व लेविन। तो मित्रों जेनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने यह परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी तर्क की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? देखिए तर्क, चिंतन, कल्पना। रीट वालों की बता दूं मैं, रीट के लिए न्यू टॉपिक है मित्रों ये, है ना। तो रीट में जो न्यू टॉपिक है उनको भी ध्यान में रखकर ये 15 प्रश्न बनाए गए हैं ना। और अदर जो टेट है, ऑल एग्जाम है, उनमें भी काम आने वाले प्रश्न है। तर्क की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको ध्यान में रखना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर रहती है ना, होती है। तो देखिए निगमनात्मक, समीक्षात्मक, आगमनात्मक, उपयुक्त सभी। देखिए मित्रों आगमनात्मक में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अब उदाहरण किसको कहते हैं? विशिष्ट को। उदाहरण किसको कहते हैं? विशिष्ट को, यानी कि ये चलती है विशिष्ट से सामान्य, है ना। तो ये होगा नहीं, हमें सामान्य से सिर्फ पूछा है। जब एक विकल्प हट गया तो उपयुक्त सभी हटेगा। समीक्षात्मक में क्या होता है? समीक्षा होती है, गुण दोष आलोचना होती है ना। तो ये भी विकल्प नहीं होगा, बल्कि होगा कौन सा? निगमनात्मक विकल्प होगा। यानी निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण, यानी सामान्य से विशिष्ट। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण किसने किया? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक और, है ना। और देखिए मित्रों 15 प्रश्न है, तो देखिए 15 में से आपको टारगेट रखना है कि 12 प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण किसने किया? अच्छा प्रश्न है ना। निर्माण किसने किया? लिंकट ने, ओसगुड ने, थर्स्टन या गटमैन। तो मित्रों देखिए जो युग्म तुलनात्मक विधि है इसका निर्माण किया था मित्रों थ्रस्टन ने। किसने किया? थ्रस्टन ने 1927 में युग्म तुलनात्मक विधि को प्रतिपादित किया था थ्रस्टन ने। और ये जो विधि है वो किससे संबंधित है मित्रों? ये है अभिवर्ती से। किससे है? अभिवर्ती से संबंधित विधि है। अभिवर्ती यानी कि नजरिया या दृष्टिकोण या सोच। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। एक और अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? एक छात्र ने क्या किया? हिंदी की कविता है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है, बस ये ध्यान में रखना ना। तो ये अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? देखिए अधिगम के अनुच्छेद हैं मुख्य रूप से 3। कितने हैं अधिगम अनुच्छेद? 3। एक है संज्ञानात्मक अनुच्छेद जिसमें मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है, संज्ञान। दूसरा क्रियात्मक जिसमें ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है। तीसरा भावात्मक अनुच्छेद यानी कि जो भावनाओं से संबंधित है। तो यहाँ कोई भावना नहीं है, ये हटा दो, है ना। यानी कि हर्ष, भय, दुख, सुख, है ना, ये भावनाएं नहीं। क्रियात्मक यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करना, चलना, उठना, बैठना, सुनना, है ना, ये चीजें ये भी नहीं हो रही। आलोचनात्मक ये क्या कर रहा है? इसका मतलब संज्ञानात्मक अनुच्छेद हो रहा है, यानी कि संज्ञानात्मक में क्या होता है? सोचना, समझना, तर्क वितर्क, कल्पना, अनुमान,
वर्णन करना, व्याख्या करना, स्मरण करना, आलोचना करना, निष्कर्ष निकालना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं वो संज्ञान अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ संज्ञानात्मक व भावात्मक भी नहीं होगा, केवल संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? मित्रों ये प्रश्न सीटेट लेवल 2 में पूछा गया है, साइको में ना। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है, विद्यार्थियों को दंड न देना यह भी चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, वो बिना दंड के भी समझा सकता है, बालक को अच्छे से रहना। छात्रों को कक्षा में पाबंद बनाना, तो पाबंद वो समझा के बना सकता है, अच्छे उदाहरण देकर उनको समय का पाबंद बना सकता है। और देखिए किसी चीज़ के लिए बाध्य तो कर ही नहीं सकता, तो ये भी चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना, देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि कैसे लाए बालक की, विषय वस्तु के प्रति रुचि कैसे लाए, है ना, यानी कि रोचक कैसे बनाए, उसके लिए क्या करना होगा, उसको शिक्षण विधियों का प्रयोग, अब किस विधि का प्रयोग करना होगा, ये उसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है मित्रों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। एक और अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण, जिसे कहूँ निर्मितवाद दृष्टिकोण, निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, यानी कि गलत है। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, बिल्कुल स्वयं करते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण मतलब कि बालक खुद ही रचना करेंगे, ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, तो स्वयं अपनी समझ का निर्माण करते हैं, सही है। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही कथन है। जो भी नया सीखता है वो पूर्व सीखने से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। और रचनात्मक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हुए? पियाजे हुए, ब्रूनर हुए और लेव वाइगोत्स्की हुए, ये भी कथन क्या है मित्रों? सही है। लेकिन देखिए इसमें हमने क्या कहा कि बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, यानी बाल केंद्रित होता है रचनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ लिखा है शिक्षार्थी, यानी कि बच्चे हैं, पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं, वातावरण से जो भी उद्दीपन है उसको प्राप्त करने के सक्रिय प्राप्त करता है मित्रों। तो ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? देखिए थॉर्नडाइक है ना, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया 1898 में। अधिगम का गौण नियम पूछा है। देखिए इन्होंने अधिगम के 2 प्रकार के नियम बताए। एक बताए मित्रों मुख्य नियम, है ना, कितने बताए? 3 बताए। एक अभ्यास का मुख्य हो गया, एक तत्परता का मुख्य हो गया। ये दोनों क्या हो गए? ये मुख्य नियम हो गए, ठीक है, तो उपयुक्त सभी नहीं आएगा। अब देखिए गौण नियम दिए इन्होंने 5, कितने दिए मित्रों? 5। उन्हीं में से एक है मनोवर्ती का, यानी कि बालक की जैसी मनोवर्ती होगी वह उतना ही अच्छा सीखेगा। मनोवर्ती मतलब अभिवर्ती, यानी कि नजरिया या दृष्टिकोण, है ना। 5 गुण नियम बताए थे मित्रों, उनमें से एक मनोवर्ती का नियम है। बाकी 4 गुण नियम कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 4 बाकी के थॉर्नडाइक के अधिगम के गुण नियम कौन से हैं। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? किशोरावस्था का प्रश्न है कि विकास के किस क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है। देखिए शारीरिक विकास, शरीर का विकास, ये संवेदनशील नहीं है, ये तो अपनी गति से होता रहता है। सामाजिक विकास भी होगा यहाँ पे, तो ये दोनों विकल्प हट जाएंगे ना। अब बचा है मानसिक या संवेगात्मक। तो देखिए संवेदनशील यानी कि संवेगात्मक विकास में होती है मित्रों, ना कि मानसिक में। संवेगात्मक यानी कि जो उसके उस उम्र में किशोरावस्था में संवेग है वो क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं, या मैं कह दूं असंतुलित होते हैं, यानी कि संतुलित नहीं होते। वो अपनी जो कंडीशन है उससे क्या नहीं होते? असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार ये उनके लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, संवेगात्मक विकास। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, किसने सर्वप्रथम यह बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम किसने ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए, व्यक्ति द्वंद्व से बचने के लिए, या कह दूं संघर्ष से, या कह दूं कुंठा तनाव से बचने के लिए रक्षा युक्ति कह दूं, या समायोजन तंत्र कह दूं, या समायोजन युक्ति कह दूं, या मनोसंरचना कह दूं, इनका उपयोग करता है ना। तो ये किसने बताया मित्रों? कार्ल जुंग, सिगमंड फ्राइड, बोरिंग, स्केलर नहीं, ये बताया था मित्रों सिगमंड फ्राइड ने बताया था, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय दिया था, है ना, उनके प्रवर्तक थे ये फ्राइड। इन्होंने बताया कि व्यक्ति चिंताओं से, अहम से, द्वंद्व से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है, इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, मॉडलिंग का संप्रत्यय किसके सिद्धांत पर आधारित है?
जो मॉडलिंग का सम पढ़ते हैं मित्रों, देखिए ये किसके सिद्धांत पर, अधिगम के सिद्धांत पर ही आधारित है। जेबी वाटसन, टोलमैन, अल्बर्ट बंडूरा, अब्राहम मैस्लो। तो मित्रों मॉडलिंग का जो सम पढ़ते हैं वो अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था मित्रों? इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या जिसे कह दूं प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, या जिसे कह दूं अवलोकनात्मक सिद्धांत या निरीक्षण सिद्धांत, है ना। उसी में यानी इन्होंने बताया कि बालक जो भी अनुक्रिया करता है देख कर अनुकरण करके सीखता है, यानी मॉडलिंग करके, मॉडलिंग का संपर्क दिया इन्होंने मित्रों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल है सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। एक और अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कि स्वमूल्यांकन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मित्रों स्वमूल्यांकन क्या होता है? स्व यानी स्वयं के द्वारा किया हुआ मूल्यांकन, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है निर्माणवाद, प्रयोजनवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नहीं होगा, संज्ञानवाद नहीं होगा, प्रयोजनवाद भी हटा दो। ये होगा मित्रों निर्माणवाद, या जिसे कहें रचनावाद। इसमें बालक ज्ञान की रचना स्वयं करता है और खुद ही जो उसने सीखा उसका खुद ही मूल्यांकन करता है। अगर नहीं सीखा तो दोबारा वो खोज करके ज्ञान का निर्माण करता है। यह निर्माणवाद की मुख्य विशेषता है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए मैंने मेहनत की है, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वां क्या है, कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? ये प्रश्न सीटेट लेवल 1 में पूछा गया है मित्रों। प्रभावी संप्रेषण होना कक्षा में, तो क्या करेंगे? शोरगुल भरा वातावरण नहीं, शोर होगा तो प्रभावी संप्रेषण होगा ही नहीं। अव्यवस्थित, इस ए को हटा दो, है ना। विद्यार्थियों की अरुचि क्यों? रुचि होनी चाहिए, तो ये विकल्प हट गए। अंतः क्रियात्मक वातावरण, यानी कि बालक और शिक्षक इन दोनों के मध्य अंतः क्रिया होनी चाहिए, विचारों की अंतः क्रिया होनी चाहिए, ऐसा वातावरण होगा तो मित्रों प्रभावी संप्रेषण अच्छी तरह से विकसित होगा। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13वें में मित्रों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछा है? विकास केवल, ये केवल नेगेटिव शब्द है, केवल आनुवांशिकी के परिणाम है, गलत चीज़ है मित्रों, है ना। आनुवांशिकी यानी वंशानुक्रम, गुणनफल, वातावरण इजिकल टू क्या होता है मित्रों? बराबर विकास होता है ना। ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी मित्रों वुडवर्थ महोदय ने, है ना। तो यहाँ तो बताया केवल आनुवांशिक परिणाम है, गलत है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, नहीं कोटा तो विकास तो सतत प्रक्रिया है ना, ये विकल्प हट गया। विकास की गति एक समान होती है? बिल्कुल नहीं होती, विकास की गति एक समान नहीं होती है, विकास की गति एक समान नहीं होती है ना। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल होता है। 6 महीने का बालक किसी वस्तु को 2 हाथों से पकड़ेगा, यह सामान्य क्रिया हुई, है ना। 12 महीने का यानी कि 1 साल का हो जाने पर वही बालक उस चीज़ को 1 हाथ से पकड़ लेता है, यह विशिष्ट क्रिया हुई। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14वें में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15वां, आज के अंतिम प्रश्न पे। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, जर्मनी के जो विलियम वुंट जाने जाते हैं, ये प्रश्न सीटेट में भी आ चुका है ना। सीटेट लेवल 1 में ये प्रश्न पूछा गया मित्रों। जर्मनी के विलियम वुंट किस लिए जाने जाते हैं? कंप्यूटर के क्षेत्र में आप कहोगे सर ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत इजी उसी को लगेंगे जिसकी तैयारी अच्छी है ना। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नहीं, सामाजिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य इन्होंने नहीं किया। जर्मनी के विलियम वुंट, जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। कब खोली थी मित्रों? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे सीडीपी एंड साइकोलॉजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।